गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स, आपका चैप्टर 9। फाइन। इसका नाम है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अभी होता है कि आप लोगों ने बहुत सारे मार्केट के नाम सुने होंगे, कंफ्यूजन आ जाता है। कभी फाइनेंशियल मार्केट सुनते हैं, कभी शेयर मार्केट सुनते हैं, कभी प्राइमरी मार्केट सुनते हैं। फाइन। सो कंफ्यूजन होना नहीं है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट जो है फाइनेंशियल मार्केट के दो हिस्से हैं, ठीक है। एक ये 1, ये 2, बराबर है। और उसके पहले यहाँ पे देखो क्या दिया, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। हमारे देश का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है कैसे। एक तो है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो जिसको हम कहते हैं वगैरह बैंक्स एक्सेट्रा, ये सब फाइनेंशियल मार्केट जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरा, ठीक है। तीसरा आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का मेंशन इस चैप्टर में थोड़ा सा ही किया हुआ है। ये कंसेप्ट जब आगे चैप्टर में आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। फाइनेंशियल सर्विसेज, हमारे कंट्री में क्या क्या फाइनेंस को लेके सर्विसेज मिलती है, बराबर है। तो ये सब चीजें, तो ये 4 एस्पेक्ट है अलग से। चलिए ये इंपॉर्टेंट देखते हैं, फाइनेंशियल मार्केट क्या कहता है। फाइनेंशियल मार्केट के दो हिस्से, इसमें आता है ये मनी मार्केट और दूसरा आता है कैपिटल मार्केट। तो पहले तो मनी मार्केट को देख लेते हैं, क्योंकि कैपिटल मार्केट बाद में आएगा आपके लिए। पहले इसको इजी कर लेते हैं। मनी मार्केट क्या होता है, जिसके दो हिस्से, एक होता है ऑर्गेनाइज, दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर आरबीआई का इंटरवेंशन है, मतलब इस मामले में आरबीआई बीच में आता है। और ये क्या होता है, जिसमें आरबीआई का कोई इंटरवेंशन नहीं है। क्लियर हुआ। ये होता है ऑर्गेनाइज एंड ये अनऑर्गेनाइज। आप सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्गेनाइज में नाम क्या दिया। सबसे पहले दिया है आरबीआई। वैसे सब जानते हैं आरबीआई क्या है। आरबीआई अपने आप में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसका काम क्या है, हमारी कंट्री की सारी कमर्शियल बैंक्स। अब बोले कमर्शियल बैंक क्या होता है, जितनी भी बैंक है आप लोग देखते हो रोड पे सब जगह, आरबीआई को छोड़ के वो सब बैंक कौन सी बैंक होती है, कमर्शियल बैंक। सो इस कंट्री में जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है वो कौन लेता है, आरबीआई लेता है, बराबर। सो ऑर्गेनाइज ही है। हम सब जानते हैं हमारे नोट कहाँ पे छपते हैं, आरबीआई में छपते हैं। फाइन। जो भी कोई पॉलिसी होती है, सीआरआर, एसएलआर, कोई भी रेट गिरना, इंटरेस्ट बढ़ाना वगैरह वगैरह, ये सारे काम पूरा मॉनेटरी, जो मॉनेटरी पूरा गेम है, ये आरबीआई देखता है। वी कैन से दैट आरबीआई इज काइंड ऑफ अ रिमोट कंट्रोल, और बाकी जो ये कमर्शियल बैंक है ये उसके अकॉर्डिंगली काम करने वाले हैं। फिर उसके बाद आती है बात कॉर्पोरेटिव बैंक्स की। कॉर्पोरेटिव बैंक भी बैंक ही है, कमर्शियल बैंक और कॉर्पोरेटिव बैंक में ज्यादा फर्क नहीं है। कॉर्पोरेटिव बैंक क्या होता है, स्मॉल लेवल पे काम करते हैं। किस पे, स्मॉल लेवल पे। फिर एक आता है ये डीएफएसआई, डीएफएचआई और यहाँ पे डीएफआई, है ना। डीएफआई वी कैन सिंपली से दैट डिस्काउंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, और यहाँ पर भी वही डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसिंग इंस्टीट्यूशन, है ना। ये दोनों के दोनों, इनका यही है कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक हिस्सा है। और ये जो भी कुछ इस कंट्री में, जैसे कि इनका काम क्या है, बेसिकली हाउसिंग लोन प्रोवाइड करना, है ना। इवन दो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, ये सब टाइप का लोन प्रोवाइड करने का काम है। तो इस सेक्टर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें आरबीआई खुद है और वो अपने आप में भी आ भी रहा है। मतलब ये क्या होता है, सेफ है, इसमें रिस्क नहीं है, ठीक है। दूसरा आता है जिसमें आरबीआई का कोई काम ही नहीं है ना, इंडिजीनियस बैंकर्स। फाइन। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से गांव वगैरह में क्या होता है,
बैंक्स होती हैं, छोटे छोटे बैंक, ये जो क्या होता है वो बैंक की तरह नहीं होती, बट दे एक्टिंग लाइक एज अ बैंक। किसी किसी गांव में छोटे छोटे लेवल पे पैसा जमा कर लेते हैं और उनसे वहाँ के गांव के लोगों से कलेक्ट कर लेते हैं और अपने पास रखते हैं। इंडिजीनियस बैंकर्स गांव में होता है ये बहुत तरीके से कि लोग किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक फैमिली को या फिर एक इंस्टीट्यूशन को अपने आप में एक बैंकिंग का वैल्यू दे देते हैं, क्योंकि वो आपस में बैंक का, गांव का काम ही चलता है उनका। देन वी हैव अ मनी लैंडर्स। मनी लैंडर क्या होता है? जो लोग उधार पे पैसा देते हैं, है ना। मनी लैंडर तो सिंपल है, इंटरेस्ट थोड़ा इनका क्या होता है, ज्यादा चार्ज करते हैं। कोई भी कहीं से भी ले लो तो मनी लैंडर कोई भी हो सकता है। अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ये होता है ना चिट फंड वगैरह, जिसमें अनलिमिटेड है, मतलब ये कभी सेफ नहीं है, कभी भी जा सकता है, कभी भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है लोगों का। तो ये आता है अनरिलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। आई होप सो ये क्लियर हो आपको। मनी मार्केट का मतलब समझा। मनी मार्केट क्या होता है? ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के लिए, बराबर है। अब इसके बाद जो कंसेप्ट है आपका, जिसमें आपकी बुक में दिया हुआ है, हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्या क्या करता है। बराबर, आरबीआई के फंक्शंस है। पढ़ा आपसे, ये आपको क्लियर हुआ? मैं एक बार अच्छे से बता रहा हूं। फाइनेंशियल मार्केट सबसे पहले दिमाग में रखना है। फाइनेंशियल मार्केट किसका हिस्सा है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का है। फाइनेंशियल मार्केट के जाके दो हिस्से बनते हैं, मनी एंड कैपिटल मार्केट। कैपिटल बाद में देखेंगे। मनी के दो वापस बन जाते हैं, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज जिसमें एकदम सेफेस्ट है, आरबीआई का इंटरवेंशन है। अनऑर्गेनाइज क्या बोलेंगे? जिसमें आरबीआई का इंटरवेंशन नहीं है, कोई दखल नहीं देता, पर ये अपने आप में क्या होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्की है। अब बाकी लोगों की अपनी चॉइस होती है, जो लोग अपने हिसाब से करते हैं, बराबर है। सो आपको बताया भी मैंने, आपका अगला क्वेश्चन जो है, इट इज फंक्शन ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या काम करता है, ठीक है। आपके बुक में ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे जितना हो सके इसके बुलेट पॉइंट्स के थ्रू बता देता हूँ। वैसे आपका ये आंसर ही एग्जाम के लिए है ना, 4 मार्क्स के लिए पूछ सकता है इसको, फंक्शंस को, या फिर 8 मार्क्स के लिए भी। 8 पॉइंट से तो 8 मार्क्स के चांसेस ज्यादा है इसके लिए, ठीक है। तो देखते हैं आरबीआई इस कंट्री में क्या क्या काम करता है, कैसे करता है। काफी टफ काम है, क्योंकि फाइनेंशियली इतनी बड़ी कंट्री को संभालना, जिसकी आबादी लगभग मोर देन 137 करोड़ है, आसान काम नहीं है। बट स्टिल हम लोग की आरबीआई इतनी कैपेबल है कि जो इस कंट्री को इजीली रेगुलेट कर लेती है, फाइनेंशियल चीजों को इजीली रेगुलेट कर लेती है, ठीक है। सबसे पहले आता है इशूइंग ऑफ करेंसी नोट्स। अभी अपने कंट्री में जितने भी नोट छपते हैं, 10 का है, 5 का है, 20 का है, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का, है ना, ये सारे छापने का काम किसका है? आरबीआई का। इवन तो जो सिक्के आते हैं 10 के, 5 के, 2 रुपए के, ये सिक्के भी यही छापता है, इसका ही काम है ना। और ये करेंसी नोट्स बनाने का इसका अपना ही पैटर्न है। वो कोई नोट देखो नॉर्मल तो कोई बना नहीं सकता, तो सिर्फ आरबीआई ही बना सकता है, बराबर है, ताकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहे, एकदम अच्छे से रहे। और ये नोट उतने ही बनाता है जितने की हमें रिक्वायर्ड है, बस। मतलब कैसा? जितना हमारे पास रिजर्व है, गोल्ड है, उतना ही हम नोट बनाएंगे। अगर ज्यादा नोट बना दिए तो क्या हो जाएगा, हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाता है, मतलब पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी, बराबर ना। तो पहला जो फंक्शन क्या है इसका, आरबीआई का, इशूइंग ऑफ करेंसी नोट्स। दूसरा, बैंकर टू द गवर्नमेंट। इस कंट्री में जो भी बैंक, मतलब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या करता है, जॉब करता है गवर्नमेंट में, उसकी जो सैलरी आती है, फाइन, वो कौन इशू करता है? आरबीआई करता है, बराबर है। मतलब जो भी कुछ होगा, इनकी सैलरी वगैरह, ये सब आरबीआई के वेरिए से आएगी, बराबर है। दैट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, ओके फाइन। तो जो भी इस कंट्री में गवर्नमेंट रिलेटेड काम करता है, उसको जो अमाउंट आता है, उसकी सैलरी आती है, या फिर जो भी कभी गवर्नमेंट को कुछ रिक्वायर्ड होती है ना, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी कुछ पैसे का लेन देन होता है, या जो भी होता है ना, सरकारी खजाना है, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा रिजर्व में,
वो असल में गवर्नमेंट के पास नहीं होता है, वो आरबीआई के पास होता है। इसलिए बैंकर कौन होता है गवर्नमेंट का? आरबीआई। फिर आती है बात बैंकर्स बैंक। जैसे कि मैंने बताया ना, इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक है उन सब बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई, बराबर है। और आरबीआई ही उनको गाइडलाइंस देता है कि कैसे आपको काम करना है, किस तरीके से करना है। उसके आगे जाके अगर किसी ने काम किया तो उस बैंक को बहुत सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, बिकॉज वो बैंक को बंद कर सकते हैं, ये भी होगा। देन कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? सपोज अभी मान लो यूएसए से इंडिया में कोई पैसा ट्रांसफर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है डॉलर आएगा। जब वो डॉलर इंडिया में आता है तो सबसे पहले आरबीआई के पास जाता है। आरबीआई क्वेश्चन करता है कि क्यों आया है, क्या रीजन है। अगर प्रॉपर है, सब कुछ वैलिड है डॉलर्स में, तो वो रिलीज कर देगा, वरना वो अपने पास रख। ओके, सो फॉरेन एक्सचेंज की जो कस्टडी है वो सब किसके पास रहती है? आरबीआई के पास रहती है। जो भी पैसा बाहर का, कोई भी कंट्री का लेन दो, इंडिया में जब आता है तो वो आरबीआई की कस्टडी में जाता है, बराबर है। और इवन दो जब कभी इंडिया से एक्सपोर्ट होता है ना, बाहर का जो पैसा इंडिया में आता है तो वो आरबीआई के पास रहता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, यस, इंडिया में ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ही पूरा गेम सजाता है, बराबर है। तो उसमें बुक में आपको दिया हुआ है सीआरआर, एसएलआर, फिर अपना ये कर दी। ओके, सो ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो होता है हमारी कंट्री का, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये भी आरबीआई मॉनिटर करता है ना। इन्फ्लेशन में क्या होता है? बेसिकली चीजों के प्राइस बढ़ जाते हैं, लोगों की इनकम बढ़ जाती है, बराबर है ना, और पैसे की वैल्यू नीचे आ जाती है। फाइन। डिफ्लेशन के टाइम क्या होता है? प्राइस नीचे आता है, पैसे की वैल्यू बढ़ रही है, लोग उस चीज को, लोगों के पास जॉब्स अवेलेबल नहीं होते और पैसे की वैल्यू उस टाइम पे बढ़ जाती है। अब ये जो जिगजैग है, ये जो गेम है, ये कौन खेलता है? आरबीआई। क्यों? ताकि चीजें स्टेबल रहे। लाइक वी कैन से दिस, इफ ऐसा अगर कोई चीज हो रहा है तो ये नीचे भी आना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक डिसबैलेंस। अगर जरूरत से ज्यादा महंगाई बढ़ गई तो लोगों के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। इन्फ्लेशन जैसे कि मैं कह सकता हूँ कैसा होता है कि ऐसा होगा कि आपकी सैलरी 1 लाख है पर आपके खर्चे 95,000 है, तो वो इन्फ्लेशन होता है। और डिफ्लेशन में क्या था? आपकी सैलरी समझो अगर 15,000 भी है, बट स्टिल आप आराम से उसमें से 10,000 बचा लेते हो या 5,000 बचा लेते हो, दैट्स अ डिफ्लेशन। बट दोनों वक्त में फर्क है। वैसे फिलहाल के वक्त में हम लोग किससे गुजर रहे हैं? इन्फ्लेशन से ही गुजर रहे हैं, क्योंकि चीजों के प्राइस बढ़ गए, लॉकडाउन का टाइम है वैसे तो, है ना। सो इसके अंदर के जो कंसेप्ट है, ये सीआरआर, एसएलआर, ये डीपली एंड ऑफ द चैप्टर में आपको बताऊंगा। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, जो भी को डेटा मिलता है फाइनेंशियली रिलेटेड, आरबीआई उसको क्या करता है? पब्लिश करता है, ताकि लोगों को समझ में आए, पता चले, बराबर है। सो डेटा कलेक्शन करना है और ये सब आरबीआई का ही काम है। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फंक्शंस, इंडिया के अंदर बैंकिंग फंक्शंस को आज आगे बढ़ाया है तो वो आरबीआई ने बढ़ाया है टोटली, जितना हो सके। तो दे डूइंग द प्रमोशन देमसेल्फ, डेवलपमेंट भी करते हैं। और आज बैंकिंग का लेवल कितना ऊंचा हो चुका है, आज बहुत सारी बैंक्स है, ये सब किसकी हेल्प से? आरबीआई की हेल्प से। और लास्ट अदर फंक्शंस में बोल सकते हैं हम लोग। और इसके अलावा जब कभी कोई मॉनेटरी रिलेटेड या फाइनेंशियल रिलेटेड कोई इशू होता है तो वो आरबीआई होता है जो उस चीज को सोल्यूशन में देगा, बराबर है। सो बेसिकली वी हैव दिस 8 पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन ऑफ आरबीआई। आप अच्छे से इसको सुनना, आपके पास नोट्स है, नोट्स अगर नहीं होगा तो पीडीएफ में मैं आपके ग्रुप में सेंड करूंगा, आप इसको पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये समझ में आ जाएगा, है ना। रही बात ये एसएलआर सीआरआर की, और भी जो उसमें नाम दिए हुए हैं, ये डेफिनेटली एंड दिस चैप्टर हम करेंगे इसको, ठीक है।